जय हिंद। कैसे हैं आप? आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल, उसकी लंबाई और उसके संगम या मुहाने के बारे में सीखेंगे। ठीक है। इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, टीटी में भी पूछे जा सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, है ना। और जीके जीएस का भी यह प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है यह खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा के लिए, बीईओ की परीक्षा के लिए, है ना। यूपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। बहुत सारी नई चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। इससे पहले कि ये वीडियो शुरू किया जाए, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वे भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करें आज की कक्षा। तो सबसे पहले देखते हैं प्रमुख नदियों में सतलज। सतलज का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। सतलज का जो उद्गम स्थल है वह है मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल। कहीं कहीं राकस ताल भी लिखा हुआ है, तो एक ही है ना। इसकी ऊंचाई जो है समुद्र तल से 4555 मीटर है ना। और यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला को काटती हुई पंजाब में प्रवेश करती है। लुधियाना और फिरोजपुर दो इसके तटवर्ती नगर हैं, है ना। और यह जो है इसका जो संगम है सतलज नदी का वह है सिंधु नदी। कहाँ पर है? सिंधु नदी में यह जाकर मिलती है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 1050 किलोमीटर है, लेकिन इसकी कुल लंबाई जो है वह 1500 किलोमीटर है। क्योंकि आपको पता होगा यह मानसरोवर से निकलकर ये पाकिस्तान में भी जाती है ना। तो कुछ इसकी लंबाई पाकिस्तान में है और कुछ भारत में है। ठीक है। सिंधु नदी को देख लीजिए। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ही है ना। बोखरचू के निकट सानो ख्याबाब हिमनत से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बोखरचू के निकट सानो ख्याबाब हिमनत से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। मतलब ये भी पाकिस्तान से घूम के ही आती है हाल चल लेके ना। तो और ये कहाँ जाकर इसका मुहाना है, संगम कहाँ पे होता है? अरब सागर में ये जाकर गिरती है ना। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में इसका मुहाना अरब सागर में जाके गिरती है सिंधु नदी। व्यास को देख लेते हैं। रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई भी 4330 मीटर है ना। और यह जो है 470 किलोमीटर लंबी नदी है। इसका जो संगम होता है सतलज नदी से होता है, ये हरिके यानी कपूरथला के पास जो हरिके स्थान है उसके पास होता है। सतलज नदी में यह जाकर मिल जाती है। चिनाब देख लीजिए। चिनाब नदी का नाम आपने सुना ही होगा। लाहौल जनपद जो हिमाचल प्रदेश में है वहाँ के बड़ा लाचा दर्रा के निकट से निकलती है ये। और 1180 किलोमीटर लंबी नदी है। और ये सतलज में यह भी जाकर संगम कर जाती है, मिल जाती है। झेलम नदी को जान लीजिए। झेलम का नाम आपने सुना ही होगा। यह पीर पंजाल पर्वत पर स्थित बेरीनाग के पास शेषनाग झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बेरीनाग के पास शेषनाग झील, है ना। जम्मू एंड कश्मीर की बात हो रही है। बेरीनाग कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है ना। तो वहाँ से इसका उद्गम होता है। 724 किलोमीटर लंबी नदी है जो भारत में 400 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। यह भी पाकिस्तान घूम के आती है। और इसका जो संगम है वह चिनाब नदी में होता है। कहाँ पर होता है? चिनाब नदी में होता है। और इस नदी में ही श्रीनगर में शिकारा या बजरे चलाए जाते हैं। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। अगले पे चलते हैं रावी की तरफ। रावी नदी का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। रावी जो है उसका उद्गम है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के पास, वहाँ से ये निकलती है। इसका पौराणिक नाम जो है वो परुषड़ी है। क्या है? प रू आधा मूर्धन्य श ड़ी, है ना। ये इसका पौराणिक नाम है। किसका? रावी का, है ना। चंद्रभागा इसकी सहायक नदी है रावी की। यह 725 किलोमीटर लंबी नदी है और यह अभी चिनाब नदी के साथ संगम कर जाती है और एकाकार हो जाती है।
चिनाब नदी में इसका विलय हो जाता है। सोन नदी के बारे में जान लेते हैं। सोन नदी कहाँ से निकलती है? यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, संगम करती है। कहाँ पे? पटना के समीप गंगा नदी में। और इसका जो उद्गम स्थल है वो नर्मदा के समीप है। कहाँ है? जहाँ से नर्मदा निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से ही, है ना, वहीं से उसी के समीप से इसका भी उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। गंगा के बारे में जान लेते हैं। गंगा का नाम आपने सुना है, बहुत पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी इसको कहा जाता है। और जब ये गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है, इसका उद्गम होता है, तो ये भागीरथी ही कही जाती है। ये जो गोमुख हिमानी है, ये समुद्र तल से 3900 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर है। और आप इसकी लंबाई जान लीजिए, 2525 किलोमीटर लंबी ये नदी है। वास्तव में गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा दो नदियों का सम्मिलित नाम है ना। जब ये उत्तराखंड को छोड़ती है तो गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर इसका संगम होता है, बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है ना, मुहाना उसका वहाँ है। बेतवा नदी के बारे में जान लेते हैं। बेतवा का एक नाम वेत्रवती भी है। क्या है? बेतवा नदी का नाम क्या है? वेत्रवती। आप जानते रहिए, कई बार पूछा भी जाता है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वेत्रवती किस नदी का नाम है? तो बेतवा को ही वेत्रवती भी कहते हैं। इसका जो उद्गम है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वत से है ना। यह 590 किलोमीटर लंबी नदी है और यमुना नदी हमीरपुर में आप जो यमुना नदी है वहाँ पर इसका यमुना नदी में संगम हो जाता है बेतवा का। यह ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण करती है। ऊपरी मार्ग में क्या करती है? कई झरनों का निर्माण करती है। तो कई बार पूछा जाता है कि ऊपरी मार्ग में कई झरनों का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी नदी करती है? उसके अंदर बेतवा का भी नाम रहता है, तो आप इसको जानते रहिए। यह हमीरपुर के समीप यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। रामगंगा के बारे में जान लेते हैं। नैनीताल के समीप गढ़वाल स्थित दूधा टोली श्रेणी से इसका उद्गम होता है ना। और यह 696 किलोमीटर की इसकी जो लंबाई है और ये कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज के निकट गंगा नदी में मिलती है, ठीक है ना। खोन इसकी सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी इसकी क्या? खोन। चंबल नदी के बारे में जान लेते हैं। चंबल नदी का नाम आपने सुना ही होगा। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के निकट जाना पाव पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। आप जान लीजिए, जाना पाव पहाड़ी जो है वहाँ से ये निकलती है। यह कहाँ पे है? महू के निकट है। महू कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा पठार के पास में, महू के पास में ही जाना पाव पहाड़ी है। और यह जो चंबल नदी है ये 965 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह इटावा में यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यह देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। चंबल क्या करती है? देश के सबसे गहरे खड्डों का निर्माण करने वाली नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है वो समुद्र तल से 843 मीटर ऊंचाई पे है। कितना? 843 मीटर ऊंचाई पे समुद्र तल से इसका उद्गम स्थल है, जाना पाव पहाड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं शारदा नदी। कुमायूं हिमालय का जो मिलाम हिमनद है वहीं से शारदा नदी निकलती है। इसको हम काली गंगा भी कहते हैं, सरयू भी कहते हैं, है ना। यह 596 किलोमीटर लंबी नदी है और बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में इसका संगम हो जाता है। आगे चलते हैं। अगली नदी है यमुना। यमुना का नाम आपने सुना ही है। यह कहाँ से निकलती है? तो यह बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह उसका उद्गम स्थल है। अगर समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो 6316 मीटर ऊंचाई है इसकी। उद्गम स्थल की ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 6316 मीटर ऊंचाई है यमुनोत्री हिमानी की, जहाँ से इसका उद्गम होता है यमुना नदी का। और यह जो नदी है वह 1384 किलोमीटर लंबी है। प्रयागराज में आकर जहाँ पे संगम है वहाँ पर गंगा नदी में ये मिल जाती हैं। यमुना नदी का संगम हो जाता है प्रयागराज में। और आपने सुना होगा वहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन भी होता है हर 12वें साल में, है ना। तो अब आगे चलें। गंडक को जान लेते हैं। गंडक नदी नेपाल से निकलती है। उसका उद्गम कहाँ पे है? नेपाल से है। नेपाल में इसको शालिग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में शालिग्राम कहते हैं। और मैदानी भाग में जब ये आती है तो नारायणी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? नारायणी।
मैदानी भाग में इसको नारायणी भी कहा जाता है। और ये 425 किलोमीटर लंबी नदी है, 425 किलोमीटर लंबी नदी है। और इसमें मिलने वाले जो गोल गोल पत्थर होते हैं उनको शालिग्राम कहा जाता है। यह नदी पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है ना। गंगा कहाँ पे आकर संगम करती है? गंगा नदी में, सोनपुर में जो पटना के पास में है वहाँ आकर संगम कर जाती है। कोसी नदी की बात कर लेते हैं। कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वह है गोसाई थान चोटी के उत्तर में, वहाँ से यह निकलती है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। यह जो है नदी है, इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है। तिब्बत में इसको पंगचू कहते हैं। कोसी को क्या कहते हैं? पंगचू, तिब्बत में। यह इसकी मुख्य धारा है अरुण नदी। और यह जो नदी है यह काराकोला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जान लेते हैं। ब्रह्मपुत्र, आपने इसका नाम सुना ही है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सापू कहते हैं, असम में दिहांग कहते हैं, बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। 3 नाम है ब्रह्मपुत्र का। तिब्बत में क्या कहते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सापू कहते हैं। क्या कहते हैं? सापू कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? असम में दिहांग कहते हैं, है ना। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। क्या कहते हैं? जमुना, ब्रह्मपुत्रा को कहते हैं। ठीक है, तो यह 3 और नाम है, यह आप जान लीजिए। तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट आंगसी हिमानी जो समुद्र तल से 5150 मीटर की ऊंचाई पर है, वहाँ से इसका उद्गम होता है ना। और यह 2900 किलोमीटर लंबी नदी है। भारत में इसकी लंबाई 916 किलोमीटर है ना। और यह बंगाल की खाड़ी में पद्मा नदी में इसका क्या होता है? संगम हो जाता है, वहाँ पे इसका मुहाना है। आगे चलें, हुगली नदी के बारे में जान लेते हैं। हुगली नदी क्या है? आपको पता है, कोलकाता हुगली नदी किनारे बसा हुआ है ना। यह क्या है? यह गंगा की ही एक शाखा है जो पश्चिम बंगाल के धुलिया के दक्षिण में गंगा से अलग हो जाती है ना। यह गंगा से ही अलग होकर इसका एक नाम हुगली पड़ जाता है। यह 260 किलोमीटर लंबी है। हुगली नदी जितना बोला जाता है वह एरिया 260 किलोमीटर का है लंबाई का इसका। और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है हुगली नदी। नर्मदा के बारे में जान लेते हैं। नर्मदा भी पवित्र नदी है ना। विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं, उसमें स्थित अमरकंटक पहाड़ से इसका उद्गम होता है। यह 1312 किलोमीटर लंबी नदी है और यह जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। धुआंधार प्रपात जलप्रपात भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा। कहाँ पे करती है? जबलपुर में भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा या धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। और आप एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी और जान लीजिए कि यह डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनती है ना। एस्चुरी बनाती है। 2 नदियां हैं भारत की जो एस्चुरी मुख्य रूप से बनाती हैं। एक नर्मदा है और दूसरी ताप्ती है ना। नर्मदा और ताप्ती यह दोनों नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो ये आप जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह 1312 किलोमीटर जो लंबी नदी है ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। पेरियार की बात कर लेते हैं। पेरियार नदी शिवगिरी चोटी के वन क्षेत्र से निकलती है। 244 किलोमीटर यह लंबी नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में गिरती है पेरियार नदी। और आपको पता होगा इसके नाम पे ही राष्ट्रीय उद्यान भी बनाया गया है। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित, वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित हमने वीडियो बना रखा है। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप उस पर जाकर जो प्रमुख भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, वन्यजीव अभयारण्य हैं और उसके अलावा जो जैव मंडल रिजर्व हैं उसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। आप वो इम्पोर्टेंट वीडियो परीक्षा के दृष्टिकोण से है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ताप्ती नदी के पास चलते हैं अगली, है ना। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि नर्मदा के साथ ताप्ती नदी भी एस्चुरी बनाती है, तो ताप्ती की बात कर लेते हैं। बैतूल जिले के मुल्ताई से, ये मध्य प्रदेश में है, वो मुल्ताई से ही इसका उद्गम है। 724 किलोमीटर यह लंबी नदी है। यह सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, आगे चलें। क्षिप्रा नदी की बात कर लेते हैं।
क्षिप्रा नदी को शिप्रा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये भी कहा जाता है शिप्रा, है ना, क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी, है ना। इसका जो उद्गम है वह इंदौर में कंकड़ी बरडी पहाड़ी से है। इंदौर जिले की कंकड़ी बरडी पहाड़ी इसका उद्गम स्थल है। यह 210 किलोमीटर लंबी नदी है और इसके किनारे ही उज्जैन का विख्यात महाकालेश्वर मंदिर है, जहाँ प्रति 12वें वर्ष कुंभ मेला लगता है, आपको पता होगा, है ना। महाकालेश्वर मंदिर यहीं स्थित है और इसका जो संगम होता है वो चंबल नदी के साथ हो जाता है। किसके साथ होता है? ये चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। आगे चलें, पेन्नार को देख लेते हैं। पेन्नार नदी के बारे में शायद आपने सुना हो। पेन्नार नदी जो है वह नंदी श्रेणी के चेन्ना केशवा पहाड़ी से निकली है, यानी कर्नाटक से निकली हुई है। इसका उद्गम स्थल वहीं है। 597 किलोमीटर की लंबाई वाली यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है ना। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो पापाशनी, चित्रावली, कुंदेरू, यह सब इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी की बात कर लेते हैं। माही नदी जो है वो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील से इसका उद्गम हुआ है। माही नदी का कहाँ से हुआ है? धार जिले के अमझोरा में मेहद झील है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है। और बांसवाड़ा जिले में इस पर माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। इस नदी पर क्या बनाया गया है? माही बजाज सागर बांध बनाया गया है बांसवाड़ा जिले में। सोम, जाखम इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। यह नदी 543 किलोमीटर लंबी है और यह खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी में जाकर गिरती है। तुंगभद्रा नदी के बारे में जान लेते हैं, है ना। इसका जो उद्गम है वह कर्नाटक में पश्चिमी घाट पहाड़ जो है उसकी गंगामूल चोटी से तुंगा तथा समीप में ही कादूर से भद्रा नदी का उद्गम होता है। यानी दो अलग अलग नदियों के रूप में इसका उद्गम होता है। बात समझ में आ रही है? तुंगा अलग नदी है, भद्रा अलग नदी है ना। और इसका जो है यह उद्गम अलग अलग ही होता है, लेकिन शिमोगा जिले में कुदाली नामक स्थान पर दोनों का संगम हो जाता है। शिमोगा जिले के कुदाली नामक स्थान पर दोनों का संगम हो जाता है, तब ये तुंगभद्रा के नाम से जानी जाने लगती है। क्लियर है? 531 किलोमीटर इसकी लंबाई है और कृष्णा नदी में इसका संगम होता है। इसके जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कुमुदवती है, मगारी है, हिंद है ना। ये सब सहायक नदियां हैं इसकी तुंगभद्रा की। पर जो मूल चीज़ें हैं जानने की वो आप जान लीजिए कि तुंगा या और तुंगा के साथ भद्रा, यह दो अलग अलग नदियां निकलती हैं। ये शिमोगा जिले में कुदाली नामक स्थान पर पहुंचकर एक साथ हो जाती हैं, संगम होता है, तब ये तुंगभद्रा के नाम से जाने लगती हैं। क्लियर हो गया? लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, पर आप ये जान लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की नदियों से संबंधित बहुत सारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको जानना चाहिए। लूनी नदी के बारे में जान लेते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट नदी है, बड़ी चर्चित नदी है। यह राजस्थान के अजमेर में पश्चिमी अरावली पर्वत से निकलती है। 320 किलोमीटर लंबी 511 किलोमीटर लंबी यह नदी है और यह नमकीन नदी है। इसकी विशेषता यह है कि यह नमकीन नदी है और यह थार के मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में जाकर यह क्या करती है? विलीन हो जाती है। और इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं वह है जवाई, सुकड़ी और जोजड़ी, है ना। तो नमकीन नदी की बात अगर की जाए तो कौन सी नदी है? लूनी नदी है। एक नई चीज़ आपने जान लिया। और यह कहीं संगम नहीं करती, ये थार मरुस्थल में ही कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। गोदावरी की बात कर लेते हैं। गोदावरी बड़ी प्रमुख नदी है, आप जानते होंगे। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम में 64 किलोमीटर दूर एक जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है वहाँ से इसका उद्गम होता है। 1465 किलोमीटर लंबाई है। इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा। प्रश्न पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है, तो आप इस बात को जान लीजिए कि वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को ही कहा जाता है ना। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो है मंजीरा, प्राणहिता, इंद्रावती, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, है ना। इस तरह की बहुत सारी नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां कही जाती हैं। यह नदी कहाँ जाकर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी। आगे चलें, महानदी के बारे में जान लेते हैं। नाम आपने सुना ही होगा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में सिहावा के समीप इसका उद्गम स्थल है।
महानदी का। यह 858 किलोमीटर लंबी नदी है। यह कटक के पास जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पे गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्राह्मणी और बैतरणी इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी की बात कर लेते हैं, है ना। कावेरी जो नदी है यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ी से उसका उद्गम होता है। कहाँ से होता है? ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहाँ से उद्गम होता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1276 किलोमीटर ऊंचाई है लगभग, है ना। और ये 805 किलोमीटर जो लंबी नदी है, इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है कावेरी को? दक्षिण भारत की गंगा, है ना। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट है। अभी आप गोदावरी को पढ़ रहे थे, वृद्ध गंगा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? गोदावरी को वृद्ध गंगा। और कावेरी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिव समुद्रम जलप्रपात और श्रीरंगपट्टनम एवं शिव समुद्रम द्वीपों की उपस्थिति इसका महत्व बढ़ा देती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वह हैं हेमावती, लोकापावनी, सिमसा, अर्कावती, भवानी। ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। और यह नदी भी जाकर बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो कावेरी को कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। काली गंगा किसे कहा जाता है? शारदा को कहा जाता है। बात समझ में आ गई होगी अब। चलिए, इससे संबंधित प्रश्न मुझे लगता है आप जरूर इसका उत्तर सही दे लेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, अपने मित्रों में शेयर करना ना भूलें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए साबरमती नदी में चलते हैं। साबरमती नदी का जो उद्गम स्थल है वह है उदयपुर जिले में अरावली पर्वत के दक्षिण भाग में धेबार झील, यहाँ से इसका उद्गम होता है। 371 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो हाथमती है, मधुमती है, वातरक है, वाकल है। और यह नदी भी खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला है कृष्णा। कृष्णा नदी का नाम आपने सुना होगा, है ना। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। यह 1400 किलोमीटर लंबी नदी है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो भीमा, मूसी, अमरावती, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, है ना। ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती है ना। तो 1400 किलोमीटर की लंबाई है और यह भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना। बनास की बात कर लेते हैं। बनास नदी की बात कर लेते हैं। इसे कहा जाता है वन की आशा। बनास को क्या कहा जाता है? वन की आशा। यह राजस्थान से निकलती है, अरावली पर्वत के पास में खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। और ये 512 किलोमीटर लंबी नदी है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यह केवल राजस्थान में ही घूमकर रह जाती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है। और इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो मानसी खारी, मोरेल, बेड़च कोठारी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और 512 किलोमीटर लंबी ये नदी चंबल नदी में जाकर मिल जाती है, संगम कर जाती है। अब बात कर लेते हैं घाघरा की। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है घाघरा, का नाम आपने सुना ही होगा, है ना। घाघरा नेपाल में तकलाकोट से 37 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मपसांग तुंग हिमानी से निकलती है। मपसातुंग हिमानी से इसका उद्गम होता है। 1080 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 1080 किलोमीटर की लंबाई है। और इसे करनाली या कौरियाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है घाघरा को? आप देख लीजिए, पूछा जा सकता है अलग अलग परीक्षाओं में, परीक्षाओं के स्तर के हिसाब से तय होगा, है ना। इसे करनाली भी कहा जाता है, इसे कौरियाला भी कहा जाता है घाघरा को, है ना, कौरियाला। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। हो सकता है आपके सभी किताबों में ये उपलब्ध ना हो, तो आप दोनों को जानते हैं, करनाली भी कहा जाता है, कौरियाला भी कहा जाता है, ठीक है। यह जो नदी है 1080 किलोमीटर की, यह सारण तथा बलिया जिले की सीमा पर जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें कि यह शिवालिक नदी को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण करती है। यह नदी घाघरा शिवालिक को पार करते समय शीश पानी नामक 180 मीटर गहरे खड्डे का निर्माण घाघरा करती है। चौकिया, छोटी गंगा इसकी सहायक नदियों में गिनी जाती हैं। यह सारण जिले तथा बलिया जिले की सीमा पर गंगा नदी में मिलती है। घग्गर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? घग्गर की बात कर लें।
हिमालय पर्वत की शिवालिक पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। 465 किलोमीटर लंबी ये नदी है और यह नदी भी आप देखेंगे हनुमानगढ़ के पास भटनेर मरुस्थल में विलीन हो जाती है। यानी इसका कहीं कोई संगम नहीं होता, कोई मुहाना इसका नहीं है, ये मरुस्थल में ही जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है हनुमानगढ़ के पास भटनेर मरुस्थल में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की महत्वपूर्ण नदियों के संदर्भ में। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।